तो बच्चों, इस भाग में जो पिछला भाग था हमारा, उसमें हमने शाहजहाँ तक पढ़ा था कि किस प्रकार से शाहजहाँ नूरजहाँ की जो कूटनीति थी उसको एक तरफ करके शाहजहाँ स्वयं किस प्रकार से शासन बनता है वो हमने देखा। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कि शाहजहाँ किस प्रकार से विद्रोहों को दबाकर अपने शासनकाल को संचालित करता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, दक्कन में शाहजहाँ ने अभियान जारी किया। जो दक्कन के अभियान थे वो इसने क्या है जारी रखे। उसके उपरांत इसने क्या है, अफ़गान के अभिजात खान जहान लोदी के विद्रोह ने जब विद्रोह किया तो उसको पराजित किया। जहान लोदी या अभिजात खान था, यह अभिजात खान था, जिसके बारे में क्या है प्रशासनिक जो ढंग क्षेत्र था मुग़लों का, उस समय अपने पढ़ेंगे अभिजात खान के बारे में। अभी क्या है, जहान लोदी ने जब विद्रोह किया तो पराजित किया, उसको पराजित किया शाहजहाँ ने। उसके बाद उस अफ़गान के विद्रोह को दबाकर अहमदनगर के विरुद्ध अभियान शुरू किया, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। यानी बुंदेलों को हराकर ओरछा पर कब्जा किया इसने। उसके उपरांत क्या है, उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा, इसके द्वारा किया गया था, जो परिणाम स्वरूप क्या है कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। यानी कांधार का जो क्षेत्र था, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, वो किसके हाथों में चला गया, सफ़ाविदों के हाथों में चला गया। 1632 के अंततः अहमदनगर को मुग़लों के राज्यों में मिला लिया गया। 1632 तक अहमदनगर को फिर से मुग़ल शासन का क्षेत्र में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के निवेदन भेज दिए थे। 1657-58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच क्या है उत्तराधिकार के लिए झगड़ा हो गया, और औरंगज़ेब ने क्या है, औरंगज़ेब क्या करता है, उस झगड़े का फ़ायदा उठाता है और अपने तीनों भाइयों को मार देता है। अपने तीनों भाइयों को मारता है। और आप स्वयं देख सकते हो कि हर बार इस प्रकार से झगड़ा होता है इनका। जहांगीर भी क्या है अपने पिता के खिलाफ़ विद्रोह करता है, शाहजहाँ अपने पिता के खिलाफ़ विद्रोह करता है, इधर औरंगज़ेब अपने तीनों भाइयों को मार देता है। यानी ये क्या है परिवार को नहीं संभाल सकते, ये भारत को संभालने चले थे, ठीक है। और जिसका नुकसान हमने क्या है अंग्रेज़ों के रूप में भी भुगता, इनके रूप में भी भुगता, और आर्थिक रूप से क्या है भारत क्या है कमज़ोर होता गया, डगमगाता गया। उसके बाद में क्या है, ये अपने तीन भाइयों को मारकर शाहजहाँ को जेल में डाल देता है हमेशा के लिए। शाहजहाँ को जेल में डाल देता है और स्वयं शासन करता है, यानी अपने पिता को ही मारकर जेल में डालकर यह शासन करना प्रारंभ करता है। आगरा की जेल में उसको कैद कर दिया जाता है ज़िंदगी भर के लिए। इस प्रकार से क्या है 1658 में औरंगज़ेब क्या करता है, जब 57-58 में विद्रोह होते हैं, 1657-58 में विद्रोह होता है, उस समय 1658 में औरंगज़ेब स्वयं शासक बनता है और मुग़ल साम्राज्य की बागडोर अब स्वयं संभालना शुरू कर देता है। अभी इसके बारे में अपने पढ़ते हैं, इसके सैनिक अभियानों को दो भागों में पढ़ेंगे। तो
तो देखिए सबसे पहले क्या है 1663 औरंगजेब 1658 से 1707 सबसे पहला क्या करता है, उत्तर पूर्व के अहोमों के पराजयकर्ता को हराता है। कब? 1663 में अहोमों को हराता है, अहोमों को हराता है। उसके उपरांत 1680 में पुनः विद्रोह कर देते हैं। वो अहोमा जो है वो 1663 में हार जाते हैं, लेकिन 1680 में फिर से विद्रोह करते हैं। उत्तर पश्चिम में यूसुफजी और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली थी। मारवाड़, अस्थायी का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक बार के लिए उन्हें सफलता मिली, लेकिन मुगलों की बाद में हार हो गई। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मारवाड़ के राठौड़ों ने क्या है, विद्रोह किया, क्योंकि मुग़ल शासक जो था अब उनके आंतरिक मामलों में, उत्तराधिकार के मसलों में क्या है, मुग़ल हस्तक्षेप करने लगे थे, जिसके कारण क्या है राजपूतों का एक तरह से साथ उनसे हटने लगा था। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुग़ल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुग़ल कैद खाने से भाग निकला था और उसने क्या है अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और उसके पास शायद से मुग़लों के विरुद्ध अभियान चलाने शुरू कर दिए। राजपूतों से क्या है दुश्मनी मोल ले ली। दूसरा, मराठा सरदार शिवाजी का अपमान करके क्या है बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उसके बाद से क्या है औरंगजेब के शासनकाल का पतन होना शुरू हो जाता है, उसमें दोबारा से पुनर्भर्ती नहीं होती है। शिवाजी जो है वो महान शासक थे और उसने क्या है एक तरह से नींव हिला के रख दी दोबारा से औरंगजेब की। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर के समय पूरे मुग़ल साम्राज्य को हिला दिया था, उसी प्रकार से शिवाजी भी क्या है औरंगजेब को लगभग पूरा हरा कर छोड़ देते हैं। अकबर के विद्रोह के बाद, यानी अब क्या है दूसरा भाग जो अपने पढ़ते हैं, उस समय जो अकबर पुत्र था, अकबर पुत्र औरंगजेब का, वह अपने पिता के खिलाफ क्या है विद्रोह करता है। उस समय अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर 1685 में बीजापुर के अंदर सैनिक अभियान भेजे गए। उसके बाद 1687 में गोलाकुंडा 1687 में गोलाकुंडा, उसके बाद 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों के ऊपर क्या है अपने सैनिक अभियान भेजे। 1698 में मराठों के खिलाफ सैनिक अभियान भेजे गए। इसके द्वारा जो क्या है गोलाकुंडा या बीजापुर के जो अभियान थे वो तो काफ़ी सफल रहे, लेकिन क्या है जो मराठों के खिलाफ अभियान भेजे थे वो पूर्णतः सफल नहीं रहे। विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया था इसने मराठों के खिलाफ। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन के मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए भी युद्ध शुरू हो गया। जो नॉर्मल था मुग़लों के अंदर उत्तराधिकार के लिए युद्ध होना, वो उसकी मृत्यु के बाद क्या है शुरू हो जाता है। इस चीज़ को क्या है अपने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, उत्तराधिकार की मुग़ल परंपरा कि उत्तराधिकार के लिए मुग़ल किस परंपरा का अनुसरण करते थे, वो अपने इस पॉइंट में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि मुग़लों के जो महान शासक थे उनका सैनिक अभियान किस प्रकार का था। यानी अगर भारत के शासक उस समय संगठित हो जाते हैं तो मुग़ल क्या है किसी भी क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो क्या है मात्र छोटे मोटे जगह के जो राजा थे उनके भी क्या है सामने घुटने टेकने पर लगभग वो आतुर हो चुके थे।
अगर सारे जो भारतीय शासक थे वो उनके खिलाफ़ लड़ते तो मुग़लों को भारत बहुत पहले छोड़कर जाना पड़ता। अभी देखते हैं कि उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं क्या क्या थी। मुग़लों के अंदर क्या है, मुग़ल जो थे उसमें उत्तराधिकार के लिए उत्तराधिकार की जो परंपरा थी उसके अंदर ज्येष्ठाधिकार का सिस्टम नहीं था। यानी ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। इसके अंदर यह सिस्टम नहीं था कि बड़ा पुत्र क्या बनेगा, शासक बनेगा। मुग़लों में बड़ा पुत्र शासक बने इस नियम पर वो क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। जबकि जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, इस बात को वो नहीं मानते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहादा याद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। शहादा याद की जो तैमूर वंश परंपरा थी, तैमूर वंश की उत्तराधिकार परंपरा, उत्तराधिकार परंपरा क्या थी, शहादा याद, यानी जिसके अनुसार क्या है, बड़ा पुत्र क्या है, शासक ना बने यह जरूरी नहीं है। जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन क्या है, समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, यानी सबको बांट दिया जाता है राज्य क्षेत्र, जिसके कारण क्या है, राज्य कमज़ोर पड़ता है, उस पर एक केंद्रीय रूप से राज नहीं होता। और राजतंत्र में केंद्रीय रूप से राज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यह उसकी कमी थी शासकों की। मुग़ल शासकों में क्या है, उत्तराधिकार का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा कमी वाला था या उपयोगी सिस्टम नहीं था। क्योंकि अगर क्या है, क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, तो वो सब के सब क्षेत्र क्या होंगे, बंटे हुए कमज़ोर हो जाएंगे। जिस प्रकार से अपने कहानी पढ़ते हैं कि जो बंडल की लकड़ियाँ होती हैं उनको अलग अलग करके तोड़ा जाए तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो उसी प्रकार से ये जो शासन बांटने का जो तरीका था वो गलत था। वहीं अगर एकत्रित रहकर शासन करते हैं तो क्या है, जो शासन करने का तरीका होता वो बहुत अच्छा रहता और शायद क्या पता इनकी वजह से आर्थिक उन्नति या सामाजिक उन्नति होती भारत की। लेकिन इनको क्या है, शासन करने का यह तरीका सही नहीं रहा था इनका। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। अब देखिए, मुग़लों ने क्या है, जो अन्य शासकों के साथ संबंध बनाए वो सिर्फ मजबूरी में बनाए, अपनी क्या है, उनको लड़ने की इतनी ताकत नहीं थी या फिर उनको इस बात का भय था कि वो भारतीय शासकों के सामने पराजित हो जाएंगे। उनकी सेना में इतनी हिम्मत नहीं थी। और वह उसका उदाहरण अपने क्या है, मेवाड़ के साथ जब महाराणा प्रताप के समय मुग़ल सेना लड़ती है, उसका उदाहरण हमने तब देख लिया था कि किस प्रकार से मुग़ल सेना क्या है, भागती है वहाँ से अपनी जान बचाकर। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था प्रथम, उसमें तो उसके आधार पर हमें पता चलता है। इसीलिए क्या है, मुग़लों ने क्या है, अन्य राजाओं के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध बनाए राजपूतों के साथ, ताकि उनका शासनकाल क्या है, यहाँ पर चलता रहे, बना रहे। अन्यथा क्या है, उनको जो मतलब जिस वंश में क्या है, अपने पिता या भाइयों के बारे में या बहुत ही करीबी रिश्तों के बारे में, बहुत ही करीबी संबंधों के बारे में इतना अच्छा जानकारी नहीं होती है, वो उत्तराधिकार के लिए उनको मार सकते हैं। वो अन्य राजाओं के साथ अच्छे संबंध किस प्रकार से रख सकते थे, बस उन्होंने क्या है, मजबूरी के चलते क्या है, बहुत से क्या है, अच्छे संबंध बनाए अन्य राजाओं के साथ। और यहाँ के शासकों ने क्या है, उनकी सेना मात्र से घबरा कर क्या है, शायद उनकी जो अनुयायिता है वो उनको स्वीकार किया। लेकिन अगर वो संगठित होते तो उनको क्या है, गुलामी स्वीकार नहीं करनी पड़ती। चलो देखते हैं इस पॉइंट के बारे में। अगर मुग़ल उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, यानी लगातार उनको क्या है, बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा अभियान करने पड़े थे जहाँ के राजाओं ने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, जिसका उदाहरण अपने क्या है, चित्तौड़ या मेवाड़ के लिए देख सकते हैं।
अन्य जगहों पर अहमदनगर या बीजापुर इन क्षेत्रों के लिए भी अहोमों पर क्या है लगातार हर मुग़ल शासक क्या है आकर उन पर अधिकार करने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि सिखों पर अधिकार करने का प्रयास करता है, लगातार मराठों पर अधिकार करने का प्रयास किया गया, लेकिन पूर्णतः सफल कभी नहीं हुए। तो क्या है इनको क्या है लगातार अभियान करने पड़ते थे, जिनमें इनके सैनिकों का जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और इतनी ताकत इनकी थी नहीं, शायद इनको क्या है शासन समेत उखाड़ फेंकने की ताकत भारत के शासक रखते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या है एक तरह से फूट डालकर और क्या है चापलूसी की सहायता से क्या है संबंध बनाए और क्या किया अपने आप में शामिल कर लिया राजपूतों को या अन्य शासकों को, जिसका उदाहरण अपने कई जगह देखते हैं। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए थे तो अन्य कई शासकों ने क्या है जो छोटे मोटे शासक थे उन्होंने क्या है स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था, जब मुग़लों को वो क्या है शक्तिशाली मानने लगे थे। राजपूत क्या है इसका अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। जैसे जो क्या है पुत्री का विवाह करने वाले थे उसमें क्या है कछवाहा वंश, जो क्या है आमेर के शासक थे, वर्तमान में जयपुर। इसके बारे में हमने पढ़ा होगा कि जोधाबाई जो थी अकबर की पत्नी, जोधाबाई जहांगीर की माँ जो थी वो एक राजपूती परिवार से संबंध रखती थी। वहीं क्या है जो शाहजहाँ की माँ थी वो एक राठौड़ राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माता जो थी वो राठौड़ राजकुमारी थी, मारवाड़ क्षेत्र की। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वो वैवाहिक संबंध बना कर क्या है अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, इस प्रकार एक प्रकार से मुग़ल जो थे। लेकिन कईयों ने विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश लंबे समय तक क्या है मुग़लों की सत्ता को स्वीकार न करने से इनकार करते रहे। लेकिन क्या है बाद में जब वो हारे भी तब भी क्या है मुग़लों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका क्या है सम्मानपूर्ण तरीके से उनको न रखा जाए। जबकि इसके अलावा उन्होंने क्या किया, मुग़लों ने उनको क्या है हारने के बाद भी सम्मानपूर्ण तरीके से उनको क्या है उनकी कई जागीरें लौटाई भी हारने के बाद। और कई जागीरें क्या है उन्होंने स्वयं मुग़ल साम्राज्य से छीन ली थी। महाराणा प्रताप ने तो बहुत सी अपने राज्य के क्षेत्र को दोबारा से जीत लिया था, लेकिन बाद में जो महाराणा प्रताप के वंशज थे वो भी अगर हारे थे तो उनकी भी जागीरें लौटाई गई सम्मानपूर्ण तरीके से, क्योंकि उनको पता था कि इस वंश या जो राजपूत वंश है उनका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, भारत के शासकों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें यहाँ से क्या है जाना पड़ेगा या हमारा शासन यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसका उदाहरण अपने तब देखते हैं जब मराठा सरदार शिवाजी को अपमानित किया जाता है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो परिणाम हमें बाद में मिलता है कि मुग़ल साम्राज्य क्या है मराठों की कठपुतली बनकर रह जाता है। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मराठा क्या है उनको कठपुतली की तरह नचाते हैं लगातार बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है अपने को उदाहरण मिलता है कि अगर वो सम्मान करते हैं तब तो क्या है उनका शासन बना रहा था, लेकिन अगर वो सम्मान नहीं करते हैं यहाँ के शासकों का तो क्या है उनका शासन आसानी से जा सकता था। तो यह उदाहरण हमें क्या है स्वीकार मुग़लों को भी करना पड़ेगा, और हम भी क्या है जानते हैं कि हमारे शासक कितने ज़्यादा ताकतवर थे, जिसके कारण क्या है सिर्फ एक शासक वंश क्या है पूरे मुग़ल साम्राज्य, इतने बड़े मुग़ल साम्राज्य को हरा सकते हैं, हिला सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन फिर क्या है अपने चलते हैं मुग़लों की प्रशासनिक व्यवस्था।
प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, जिसमें अपना पॉइंट है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार। तो शुरू करते हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना। जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, वैसे वैसे क्या है, मुगलों के तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन के लिए नियुक्त करना आरंभ करना पड़ा। शुरू में तो क्या है, ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे। जो शुरू में सरदार बनते थे या पदवी जिनको मिलती थी किसी पद की, वो क्या है, तुर्की लोग हुआ करते थे या तुरानी लोग हुआ करते थे, यानी अपने परिवार के लोगों के को है क्या है, शासन के प्रशासनिक क्षेत्र में रखना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या है, छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमान, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों को का समूह भी क्या है शामिल कर लिया। भारतीय, मुसलमान, राजपूत, या अफ़गानी जो लोग थे, इनके समूह को भी क्या है बाद में इन्होंने शामिल कर लिया था। या इसके अलावा जो ईरानी लोग थे उनको भी स्वीकार किया इन्होंने। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि ये जो मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह थे वो क्या कहलाते थे, मनसबदार कहलाते थे, यानी नौकर साहब। क्या कहलाते थे, मनसबदार। यानी एक प्रकार से क्या है, कलेक्टर जैसा पद था यह है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिसे कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिला हो। मनसबदार कौन होता था, जिसे कोई सरकारी पद या मनसब, यानी मनसब का अर्थ क्या हो गया, सरकारी पद मिला हो, वह क्या कहलाता था, मनसबदार। मनसबदार कहलाता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे श्रेणियां बनाकर। इनकी सहायता से पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या के आधार पर होता था। पद का और वेतन का निर्धारण किसके आधार पर होता था, जात की संख्या पर। जितनी ज़्यादा जात उतना ज़्यादा वेतन, जितनी ज़्यादा जात उतना ज़्यादा वेतन। इसको अपनी क्या है, इस अर्थ में समझ सकते हैं, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से क्या होता था, अधिक होता था। यानी 5000 जिस अभिजात है तो उच्च पद होगा और वेतन ज़्यादा होगा, और अगर 1000 है अभिजात तो निम्न पद मिलेगा
5,000 के मुकाबले और वेतन भी 5,000 अभिजात के मुकाबले क्या है, कम मिलेगा। अभिजात, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में क्या है, 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। 5,000 वाली पदवी के क्या थे, 29 ऐसे मनसबदार थे। कब, अकबर के समय में। लेकिन प्रशासनिक लोग बढ़ते गए और उतना अच्छा शासन नहीं रहा। किसके काल में, औरंगजेब के काल में इनकी संख्या हो गई 29 से बढ़कर 79 मनसबदार हो गए औरंगजेब के समय। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है देख सकते हैं अपने कि इस समय तक क्या है खर्चा बढ़ गया होगा उनका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है उनको उतना वेतन मिलता था जितनी ज़्यादा उनकी जात होती थी, उसके आधार पर ही उनको पद दिया जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो सैन्य दायित्व सौंपा जाता था मनसबदारों को, उसके आधार पर क्या है घुड़सवारों की संख्या निश्चित की गई थी। घुड़सवारों की संख्या निश्चित की गई थी, यानी सेना की संख्या जो थी वो कंट्रोल की जाती थी राजा के द्वारा कि कौन सा मनसबदार है वो कितनी ज़्यादा सेना रखेगा, कितने ज़्यादा घुड़सवार रखेगा। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। यानी एक तो क्या होता था सैनिकों का पंजीकरण और घोड़ों को भी क्या है दगवाया जाता था ताकि उनकी निशानी रहे, गिनती में रहे वो, और पता भी रहे कि यह क्या है मुगल साम्राज्य के हैं। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यानी ये सारी कार्रवाई क्या करते थे, मनसबदार करते थे और इस कार्य के लिए उनको क्या मिलता था, वेतन मिलता था। और वेतन किस आधार पर मिलता था, वो आधार था कि उनकी अभिजात कितनी है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। यानी वेतन किस रूप में मिलता था उनको, जागीर के रूप में मिलता था। और जागीर से वो क्या प्राप्त करते थे, राजस्व प्राप्त करते थे। हमने एक पिछले चैप्टर में पढ़ा था जागीरों को कहा जाता था इक्ता। जागीरों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था औरंगजेब के टाइम, तुगलक के समय। तो वो जागीरें भी क्या है उस समय एक जो इक्ता थे तुगलक के समय, वो आज जागीर के रूप में जाने लगी थी। एक लगभग क्या है एक समान होते थे, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। यानी इक्ता के जो संरक्षक थे वो तो होते थे मुक्ति, लेकिन मनसबदार जो थे वो जागीरदार या मुक्तियों के से क्या है अलग हुआ करते थे। अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उनका प्रशासन करते थे। यानी मनसबदार क्या है ना तो प्रशासन संभालते थे जागीर का और ना ही क्या है अपनी जागीरों पर रहा करते थे। वो क्या करते थे, यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। यानी राजस्व नौकर वसूल किया करते थे, किसके, मनसबदारों के नौकर वसूल किया करते थे राजस्व, और वो स्वयं कहाँ दूसरी जगह सेवारत रहा करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का था ताकि इन पर राजस्व का क्या है सावधानी पूर्वक क्या है आंकलन किया जाता था ताकि मनसबदार का वेतन तकरीबन बराबर हो सके। लेकिन औरंगजेब के समय क्या है थोड़ी समस्या डगमगा जाती है और उसके प्रशासनिक क्षेत्र या उसकी प्रशासनिक ढंग क्या है या बाकी के क्षेत्रों को जो कृषि वगैरह के क्षेत्र है उनको क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक सिर्फ क्या है हमने प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदार और जागीरदारों के बारे में पढ़ा है। खेतों, किसानों, बाकी जो अन्य भाग हैं प्रशासन के या शासन चलाने के, उनको क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक यह पाठ आप समझिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।